मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि उनका रिटायरमेंट प्लान बहुत सॉर्टेड है और वो जितना पैसा खर्च करना चाहें कर सकते हैं। कैसे? वो एक फ़्लैट खरीदेंगे, उनके पास एक ऑलरेडी एक फ़्लैट है कि जिसकी ईएमआई वो भर रहे हैं, इसकी पूरी होने के बाद वो एक और फ़्लैट खरीदेंगे और जब वो रिटायर होंगे उनके पास 2 मकान होंगे। एक में वो रहेंगे, इसलिए उनका रेंट-वेंट का खर्चा ख़त्म हो चुका होगा। एक से उनको रेंट मिलेगा, इससे उनकी ज़िंदगी चलती रहेगी। इसके अलावा उन्हें ज़िंदगी में कोई दूसरी सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लान एक शब्द में कहें तो बकवास है। और क्यों ऐसा है, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले सिनेरियो समझ लेते हैं कि किस तरह से लोग सोचते हैं। दो तरह से सोचते हैं। एक कि आपने एक हाई सोसाइटी में एक फ़्लैट खरीद लिया अपने लिए और उस सोसाइटी के फ्लैट में आप ईएमआई भर के रहने लगे और इससे आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी हो गई, भविष्य आपका सुरक्षित हो गया, आपके पास एक छत हो गई। और साइड इनकम के लिए या एक्स्ट्रा इनकम के लिए या रिटायरमेंट इनकम की पेंशन के लिए आपने एक दूसरा मकान खरीद लिया जिससे आप पैसा कमाने लगे, जो किराए से जिसके पैसा आने लगा, या एक समय बाद आपको लगता है कि आप उसको बहुत महंगे दामों पर बेच देंगे, उससे एक मोटा कॉर्पस मिल जाएगा और उससे आपका ब्याज आता रहेगा, उससे खर्चा चलता रहेगा। दूसरा सोचने वाले लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि ठीक है, सोसाइटी का कोई भरोसा नहीं, आपके ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, ज़मीन खरीद कर एक मकान बनाएंगे, उसमें 2 फ्लोर बनवा लेंगे या 3 फ्लोर बनवा लेंगे और नीचे वाले 2 फ्लोर आपने किराए पे उठा दिया और ऊपर वाला फ्लोर आपने इस्तेमाल करना शुरू किया और नीचे जो किराया रहा है उससे आपका खर्चा चल रहा है। इन प्लान्स में बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे आपको इनकम नहीं होगी, इनकम होगी, लेकिन वो आपके रिटायरमेंट की कॉस्ट को पूरा करने में नाकाफ़ी होगी। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अंतर हो, बहुत बड़े अंतर से फेल होगी। क्यों? समझिए। भारत का 77% निवेश रियल एस्टेट में है। इसका मतलब ये है कि हम रियल एस्टेट में ओवर एक्सपोज्ड हैं, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोज़र है रियल एस्टेट में। और जो रियल एस्टेट के बढ़ने की दर है, दिल्ली में अगर आप साउथ दिल्ली में कोई मकान खरीदते हैं, उसके जो कीमत जो बढ़ने की दर है वो 1.2% के आसपास है। हिंदुस्तान की किसी भी बड़े शहर की सोसाइटी में आप मकान ले लीजिए, आपका 3-4% से ज़्यादा, बहुत अगर अच्छा आपको कहीं पर अप्रिसिएशन मिल रहा है तो 3-4% का अप्रिसिएशन मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है कहीं पर भी। ये एक जो डेटा है उसके आधार पर ये बात कही जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो महंगाई है वो 7% की दर से बढ़ रही है। आपने जो होम लोन ले रखा है, जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं, उसका भी ब्याज जो है वो 7-8-9% के आसपास चल रहा है। और उस पैसे से आप जो संपत्ति खरीद रहे हैं वो 1 या 2% से बढ़ रही है, यानी आपका पैसा लंबे घाटे में जा रहा है। अब आपने अपने लिए जो मकान खरीदा वो आपकी इमोशनल सिक्योरिटी हो गई। इमोशनल सिक्योरिटी शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप किराए के मकान में रहेंगे तो शायद आप ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे, लेकिन उसमें आपको एक मानसिक सिक्योरिटी नहीं मिलती है जो अपने मकान में, कोट एंड कोट अपने मकान में होती है। और वो हमारे लिए मैटर करती है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास पैसा ज़्यादा है लेकिन आपके घर में रोज़ कलह हो रही है, या आप इस बात को लेके इनसिक्योर हैं कि आपको हर 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद मकान चेंज करना पड़ता है, आपका पता बदल जाता है। आप उन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक मकान छत ले लेते हैं, तो वो आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी देता है। इसलिए हम उस डिसीजन पे बात ही नहीं कर रहे कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। लेकिन जब आप दूसरे उसमें जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप एक इनकम कर लेंगे, तो आपने पहले ही हमने बताया कि 7-8%, 9% पे आपने लोन लिया, होम लोन लिया, उससे आपने 1-2% रिटर्न वाली संपत्ति खरीदी, तो उससे आपकी संपत्ति की कीमत जब तक बढ़ेगी आप उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके होंगे। यानी अगर आपने आज की तारीख में 50 लाख रुपए का होम लोन लिया या 20 लाख रुपए का होम लोन लिया, उस 20 लाख रुपए के होम लोन को भरने के लिए आपको उससे कम से कम दोगुना पैसा भरना पड़ेगा अगले 20-30 सालों में। और आपके मकान की कीमत अगर तब तक दोगुनी हुई तो एक्चुअली आप ब्रेक इवन पर पहुँचे। और अगर आप महंगाई को मद्देनज़र रख ले, जैसे आज कोई चीज़ आपको 100 रुपये की मिल जाती है, आज से 30 साल बाद वही चीज़ आपको 1000 रुपये की मिल रही होगी, तो आपका पैसा कम हो गया, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। उदाहरण के लिए 90 के दशक में अगर आपके पास 92, 93, 95 में अगर आपके पास 10 लाख रुपए की संपत्ति होती, 10 लाख रुपए आपके पास कॉर्पस होता, उससे आपकी ज़िंदगी आराम से कट जाती, वो आपके लिए ज़िंदगी भर की कमाई हो सकती थी। आज की तारीख में अगर आप 10 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो भी वो आप मिडिल क्लास में ही रहेंगे। इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ती है, इतनी तेज़ी से चीज़ें महंगी हो जाती हैं कंज्यूमरिज्म की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारे खर्चे बढ़े। तो आज से 30 साल बाद अभी हमको करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर लगता है, करोड़ इतना बड़ा फिगर नहीं रह जाएगा। उस समय पर अगर आपका मकान 1-2 करोड़ का होगा तो उसकी कीमत वैसी ही होगी आज की तारीख में 10-20 लाख रुपए, जिससे आपका 2-4 साल का खर्चा चल सकता है, लेकिन आपका ज़िंदगी भर का खर्चा उससे नहीं चलेगा।
अब आ जाते हैं किराए की बात पे। दो तरह के मकान लिए जा सकते हैं। पहला सिनेरियो लेते हैं जहाँ पर आपने एक फ़्लैट लिया। तो भारत में फ़्लैट का एक्सपोज़र कितना है? भारत में 10 लाख रुपए सालाना से कमाने वाले, ज़्यादा कमाने वाले लोग इस समय महज़ 43 लाख हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये डेटा हमको जानकारी देता है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा जिनकी आय है, जो ये मकान खरीद सकते हैं। अब हम देते हैं दिल्ली में, मान लेते हैं नोएडा के एक इलाके में जाते हैं, गौर सिटी जैसे जिसको बोलते हैं, वहाँ मान लेते हैं कि 100 सोसाइटी हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, बल्कि हो सकता है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ होंगी दिल्ली एनसीआर में। हम 100 सोसाइटी मान लेते हैं। हर सोसाइटी में मान लेते हैं 4 टावर हैं, हर टावर में 20 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं। हम बहुत कम मान के चल रहे हैं, एक्चुअल नंबर इससे बहुत ज़्यादा होगा। एक सोसाइटी में 320 फ्लैट हुए, इसका मतलब 100 सोसाइटी में नोएडा की 32,000 फ्लैट्स हुए। इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और भारत में हम कह रहे हैं पूरे भारत का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 1 करोड़ लोग हम मान के चल रहे हैं जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। इन 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक ही परिवार के लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पहले से मकान होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विदेश में सेटल होना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो करोड़ों जिनकी संपत्ति हुई। 10 लाख से ऊपर की लिमिट नहीं है, 10 लाख मिनिमम लिमिट है जिनको मकान खरीदने की, फ्लैट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक्चुअल में जो ग्राहक, जो खरीदार हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम होगी। दूसरी चीज़, फ्लैट या सोसाइटी में जब आप मकान लेते हैं तो उसमें आपको कुछ और चीज़ों पे खर्च करना पड़ता है। लगभग आपका 20% खर्चा मकान बनने के बाद, उसकी कीमत का 20% आपको उसको रहने लायक बनाने में करना पड़ता है। आप उसमें नया दरवाज़ा लगाएंगे लोहे का या स्टील का, आप उसमें वुड वर्क करवाएंगे, आप उसके किचन में चिमनी लगवाएंगे, हो सकता है फ्री भी मिल जाए एक आध चीज़ें इसमें से, लेकिन आपको मोटा मोटा उसका खर्चा करना पड़ेगा। आप उसमें एसी लगवाएंगे, आप उसमें पर्दे लगवाएंगे, सोफ़ा आएगा, बेड आएगा, लाइटिंग होगी, गीज़र लगेगा, बहुत सारे खर्चे हैं। तो इन सारे खर्चों को मिला के मान के चलिए आपका 20% खर्चा आराम से हो जाएगा। अगर आपने 20 लाख रुपए का फ्लैट लिया है तो उसको रहने लायक बनाने में हो सकता है एक साथ नहीं, साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपको उसमें कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। प्लस आपको जो सोसाइटी का मेंटेनेंस होता है वो भी देना पड़ेगा। वो एक तरह से किराया हो गया। मकान आपका है, सब कुछ आपका है, लेकिन आपको मेंटेनेंस जो देना पड़ता है वो मान लीजिए आप किराए पे रह रहे हैं। अब किराया कितना मिलेगा? किराए के बढ़ने की दर रियल एस्टेट के बढ़ने की दर से कम है। इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है क्योंकि इस तरह के किराए ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, मेरे आसपास के मैं 2 उदाहरण ले सकता हूँ। मैं एक छोटे शहर का उदाहरण लेता हूँ जहाँ पर जो मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पे आज से 15 साल पहले 2 छोटे छोटे कमरे अगर आपको किराए पे चाहिए होते तो आपको 1500 रुपये के आसपास मिल जाते थे, 1500 से 2000 रुपये के बीच में। और वही 2 कमरे, छोटे कमरे, अगर आपको आज चाहिए तो वो आपको 3 से 4000 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। 4000 मैक्सिमम लिमिट है, 3000 मिनिमम है। मैक्सिमम जाने के चांसेस कम है, मिनिमम के चांसेस ज़्यादा है। तो कुल मिला के 15 साल में आपका पैसा डबल हुआ। महंगाई आपको 7 साल में पैसा डबल करने की आपको ज़रूरत पड़ती है महंगाई की दर के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ आपका जो किराया होगा, अभी अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 10,000 रुपये महीना आपको किराया मिल रहा है, आज से 30 साल बाद हम मान के चलते हैं कि 40,000 रुपये के आसपास आपको किराया मिल रहा होगा उस मकान से। लेकिन तब तक महंगाई के हिसाब से आपको कम से कम 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी सिर्फ बेसिक खर्चे पूरे करने के लिए। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप कितने घाटे में होंगे। दूसरा, अगर आप ज़मीन खरीद कर उस पर मकान बनाते हैं, उसको रेंट पे देते हैं, उसमें कुछ और समस्याएं हैं। 2 चीज़ें, या तो आप एक पूरी अलग बिल्डिंग लीजिए जिसमें आप हॉस्टल सिस्टम में कई सारे कमरे बनवाइए और उनको करिए। ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी लोकेशन में रहते हैं जहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप ऐसी लोकेशन में रहते हैं जहाँ पर वर्कर्स, जो लोअर क्लास वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनको आप, या बैचलर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में पीजी या उस तरह से कमरे दे दीजिए और उस से आपकी जो इनकम है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी। उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा फ्लैट वाले सिस्टम की तुलना में, लेकिन सिर्फ वो पैसा भी इतना नहीं होगा कि आप उसी पर डिपेंड हो सके। उसके लिए आपको अलग से और इनकम सोर्सेज चाहिए होंगी और सारी चीज़ें चाहिए होंगी। प्लस मकान बनवाने को लेके 30 साल के समय में 2-3 चीज़ें और हैं, 2-3 फैक्टर और हैं जिनको हम पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। एक फैक्टर ये है कि इतने सालों में स्टाइल, आर्किटेक्चर और जो ट्रेंड है वो बदल जाता है। आज से 30 साल पहले जो मकान, जो डिज़ाइनें, जो फैशन जो बहुत कूल लगता था,
वो इतने सालों में बदल चुका है, बहुत कुछ मॉडर्न हो चुका है। अगर आप उसको पूरा तोड़वा कर या पूरा आपको रिनोवेट करवाना पड़ेगा तो वो आपका बहुत बड़ा खर्चा होगा। अगर आप उसको रिनोवेट करवा के तब के ट्रेंड के हिसाब से नहीं बनवा पाएंगे तो वो पुराना मकान होगा, उसका इतना किराया नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा फैक्टर है, ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है जब रेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी लेता है। मुझे रेंट लेना हो तो मैं पुराने दिखने वाले, या तो वो विंटेज हवेली हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ मैं पुराने दिखने वाले मकान में ज़्यादा रेंट देकर क्यों रहूँगा। मुझे मॉडर्न मकान मिल रहा होगा, मैं उसमें जाके रहूँगा जिसमें मॉडर्न सुविधाएं होंगी। तो ये एक रेनोवेशन एक बड़ी कॉस्ट है और वो ट्रेंड के हिसाब से चेंज होती है। हो सकता है आपके मकान में कोई समस्या ना हो, लेकिन अगर उसका ट्रेंड निकल चुका है, उसका फैशन पुराना हो गया तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है ज़रूरतें। अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं और अगर आप सिंगल नहीं रहना चाहते हैं जीवन भर, तो आपको मान के चलिए कि आपके पास लाइफ पार्टनर होगा, बच्चे होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, तो उससे आपके जगह की ज़रूरतें बढ़ेंगी। आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको स्पेस चाहिए होगा, उनकी शादी होगी तो उनको एक्स्ट्रा जगह चाहिए होगी। अब सवाल उठता है कि आप एक्स्ट्रा जगह उनको देंगे या आप जिस चीज़ से इनकम ले रहे हैं उस जगह से इनकम लेते रहेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिलाकर हम इतना समझ सकते हैं कि अगर आज की तारीख में आप 15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का भी मकान खरीदते हैं, 50 लाख रुपए का भी मकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं और उस फ्लैट को डोमेस्टिक उसमें रहने के लिए बनाते हैं, हम पीजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम शॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा। आपका जो पैसा बढ़ेगा वो इतनी कम रफ्तार से बढ़ेगा जिससे आप अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकते। उसकी जगह आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ साथ आपको और दूसरे ऑप्शंस में, आप बॉन्ड में, एनपीएस जो है नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसमें, या शेयर मार्केट में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, उन सारे ऑप्शंस को आप समझिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। क्योंकि सिर्फ फ्लैट खरीद लेने से आपको इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी। और हाँ, हम पर्सनल फ्लैट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात अलग अलग करें, लेकिन उससे आपको वैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी जैसा मेरे दोस्तों ने सोच रखा है कि उन्होंने एक फ़्लैट बुक कर लिया है, अगला फ़्लैट बुक कर लेंगे और इसके बाद उन्हें जितना पैसा जीवन में मिले वो सारा खर्च कर देना चाहिए, क्योंकि उनका रिटायरमेंट तो सॉर्टेड है। मैं हूँ आपका दोस्त अनिमेश, देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।